जैसा कि हम लोग सब जानते हैं ये ड्रॉपर है। ड्रॉपर नाम से ही क्लियर है। कुछ लोगों ने इसको रिपीटर भी बोला था, तो दोनों ही फनी उतने ही फनी थे। ड्रॉपर और रिपीटर उतने ही फनी थे। एनीवे, नाम में क्या रखा है किसी ने कहा है। सो व्हाट शुड बी डन एग्जैक्टली फॉर 2022? देखो, ये एक दिस कैनॉट बी द जनरल आंसर फॉर एवरी किड। मतलब ड्रॉपर में कौन सा आदमी कौन से पोजीशन पे है, उस हर एक आदमी के लिए अलग अलग मेथड होगा, अलग अलग प्लान होगा। तो जिस बच्चे को पहले जो भी इस सेगमेंट में आता है, उसे दो क्वेश्चन खुद से पूछना है कि मैंने ड्रॉप लिया है कुछ भी पाने के लिए या सिर्फ आईआईटी पाने के लिए। इफ आंसर इज आईआईटी पाने के लिए है, योर प्लान वुड बी लिटिल डिफरेंट। तो पहले मैं इसकी बात कर लेता हूं, जो हु इज पैशनेट फॉर आईआईटी, जिसने ड्रॉप सिर्फ कुछ भी पाने के लिए नहीं किया है, दे हैव डिसाइडेड टू टेक ड्रॉप जस्ट टू गेट इनटू आईआईटी। उनके लिए ये कहानी है कि बॉस, जब तक आपको मेंस का नोटिफिकेशन नहीं आता है, आपको तन मन धन से लगना होगा एडवांस के लिए। तो व्हाट यू शुड डू, यू शुड प्रैक्टिस एंड राइट मोर टेस्ट ऑन एडवांस बिफोर यू गेट नोटिफिकेशन फॉर मेंस। मतलब नोटिफिकेशन जिस दिन से आएगा, उस दिन से यू हैव टू फोकस, whether you won't go to advance or mains doesn't matter, you have to focus more on mains from that day, because preparing for mains is also advanced preparation. तो आपको सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि आपका गोल क्या है। जब तक आप गोल ये सेट नहीं करोगे, आपको सही आंसर नहीं मिलने वाला है। लाइक यू कैनॉट से सर पहले मेंस ही आएगा। ये सच है, मेंस के लिए आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना। यू डोंट हैव टू गिव मोर टाइम फॉर मेंस। जैसे और प्रिसाइज मैं तुम्हारे डाउट्स को और क्लियर कर सकता हूं। जिस बच्चे का लास्ट ईयर 96 परसेंटाइल से ऊपर था, दोज हु स्कोर्ड 96 परसेंटाइल प्लस लास्ट ईयर, दे शुड एम फॉर एडवांस कंप्लीटली। मतलब दे शुड गिव देयर बेस्ट whatever days left before the notification, right? अच्छा, those who are not less than those who are less than 96, for them I would say कि you should only focus on mains first, because अगर आपका मेंस खराब होगा तो फिर से मतलब you will be in trouble। मतलब पहले तो सच में मेंस ही आएगा। तो अगर मेंस, जैसे मुझे याद है कि लास्ट ईयर मैं दो बच्चों का एग्जांपल देता हूं। एक बच्चा है जिसका नाम मैं ले सकता हूं अभी, उसका नाम है अर्णव पांडे। तो वो, उसके साथ हमारा डील ये था कि एक मेंस देंगे और एक मेंस बहुत अच्छा हो जाएगा, बाकी मेंस नहीं देंगे। विल फोकस ओनली ऑन एडवांस। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू टेक दिस डिसीजन। तो उसका पहले मेंस में 99.5 परसेंटाइल था। फॉर्म उसने भरा था, बाकी सारे मेंस, बाकी बचे हुए 3 मेंस उसने नहीं दिए। उसने पूरा फोकस आईआईटी में किया। ही इज इन आईआईटी बॉम्बे राइट नाउ। उसी के बैच में एक कन्या थी, मैं नाम नहीं लूंगा। वो बहुत बहुत होशियार थी। शी वाज बेटर देन अर्नव, एंड इट वाज एक्सपेक्टेड दैट कि वो आईआईटी में पक्का जाएगी, इससे अच्छे रैंक से जाएगी। तो उसने ये बोला कि मैं मेंस पे फोकस नहीं करूंगी, मैं पूरा टाइम एडवांस पे फोकस करूंगी। तो पहला मेंस पे तो करना चाहिए आपको। तो चूंकि वो 12th में थी, तो और अपनी क्लासेस में बहुत अच्छा करती थी, तो उसने ऐसे ही किया। उसने मेंस को इग्नोर किया और एडवांस पे फोकस किया। शी वाज डूइंग वेरी गुड इन एडवांस टेस्ट। उसको मेंस में केवल क्वालिफाई करना था बस। बट पंगा ये हुआ कि उसका मेंस में कुछ आया 98 परसेंटाइल, विच इज नॉट बैड। उसका प्लान के हिसाब से सही जा रहा था। बट उसको आया हार्ट अटैक किडनी में। क्यों? क्योंकि उससे कम अच्छा बच्चा 99.5 लाया और वो अच्छी होकर के 98 आई। मतलब आपने भाई साहब पहले से 2 साल पहले से डिसाइड किया कि आपको मेंस नहीं जाना है, इसलिए मेंस अच्छा नहीं करना है, तो फिर हार्ट अटैक आने का क्या रीजन है? आपको आलिया भट्ट से शादी नहीं करना है, आप माता मना रहे हो उसकी शादी में। बट यही ना, ये ह्यूमन नेचर यही है कि कौन आदमी कब बदल जाएगा, कब पलट जाएगा, कुछ बोल नहीं सकते। अब उसको सिर्फ इसी चीज से प्रॉब्लम थी कि इससे मेरा कम आया, एडवांस में मेरा इससे कम आएगा। और उस चक्कर में उसने अगले 3 मेंस भी दिए तैयारी करके। नाउ शी वाज मोर इनटू द मेंस प्रिपरेशन और खूब पढ़ाई किया उसने। बाकी तीनों में से कम आए परसेंटाइल। मतलब जिसको बोलते हैं नर्वस ब्रेकडाउन।
और फाइनली सी मिस द एडवांस, मतलब नहीं अच्छा कर पाई वो। ऐसा नहीं कि बच्ची अच्छी नहीं थी, बच्ची बहुत होशियार थी। तो कभी कभी ना आपकी प्लानिंग आपके अगेंस्ट जाती है। यू हैव टू आइडेंटिफाई। मैं कह रहा हूँ मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहता हूँ, तो मैं पहले आइडेंटिफाई करूँ भाई मेरा जेंडर क्या है। मैं पसंद कर सकता हूँ, उसके सारे क्वालिटीज एडमायर करता हूँ, बट कुछ तो डिफरेंस है। तो अगर मैं एडवांस करना चाहता हूँ तो मैं मुझे ये देखना पड़ेगा हाउ मेनी थिंग्स आर इन माई फेवर एंड हाउ मेनी थिंग्स आर इन नॉट माई फेवर। यू हैव टू आइडेंटिफाई ऑन दैट बेसिस, कैन नॉट बी जस्ट इमोशनल डिसीजन। मतलब वो ससुराल थोड़ा ना है कि वहां जाकर हम एक सीट कब्जा करेंगे। सो दीज आर द टू क्राइटेरियाज। नंबर वन, whether you have decided to grab a seat in IIT, then आपको मेंस के नोटिफिकेशन के पहले पूरा दिल जान से तपस्या करना एडवांस के लिए। एडवांस के टेस्ट लिखो, पुराने जेई के पेपर्स लिखो, और आपके जो भी मैं प्रैक्टिस के लिए देता हूँ तो आपको मैं आइडिया देता हूँ कि ये टॉपिक पे यहां से आपको एडवांस लेवल मिलेगा। आई डोंट वांट नेम देम। तो ये है दूसरा कैटेगरी जिनका 96 परसेंटाइल से ज्यादा था लास्ट ईयर मेंस में। वो इस जितने भी दिन मिलेंगे, मुझे ज्यादा पता है कि 10-15 दिन ज्यादा नहीं मिलेंगे नोटिफिकेशन आने में, और इसके बीच में बस इतना ही टाइम है। जितना भी टाइम मिलता है आप उसे यूटिलाइज करो एडवांस के लिए। ये हो गया जनरल आंसर। अब बाकी लोगों का क्या, बाकी लोग क्या करेंगे? जिन लोगों का 96 माइनस है या उनको कुछ भी पाने की इच्छा है, तो उनके लिए मैं बोलूंगा कि आज से ही आपको पूरा का पूरा फोकस मेंस पे करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? देखो, इस फैब में आपके पास कुछ 9 दिन बचे हैं, 8 दिन बचे हैं। तो योर अटेम्प्ट शुड बी इन 8 दिनों में आप जितने भी चैप्टर्स आपने पढ़े हैं, 30 पढ़े होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि इट वाज एक्सपेक्टेड ना कि आपका पहला एग्जाम जनवरी में होगा। तो आई थिंक यू आर सुपर रेडी विद दैट। तो आपको फेब के लास्ट तक तीनों सब्जेक्ट में सारे चैप्टर्स फुल्ली रिवाइज होने चाहिए। फुल्ली रिवाइज मतलब एकदम टकाटक होने चाहिए। और आप सब लोगों के पास हर एक चैप्टर्स का इंडेक्स होना चाहिए। इंडेक्स मतलब क्या होता है? जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, डिफरेंशियल इक्वेशन में इंडेक्स क्या होगा? ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री एंड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज, वेरिएबल, सेपरेबल, रेड्यूसिबल, ऐसे जो फॉर्म्स है 7 8 9 10 12 फॉर्म्स, वो सब एक जगह लिखा हो पेज पे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कॉमन रूट्स, लोकेशन ऑफ रूट्स, मीन वैल्यूज थ्योरम, रोल्स थ्योरम, वो आप एक जगह इंडेक्स बना के लिखो। अगर इंडेक्स बनाने में कोई डिफिकल्टी हो आप मुझसे हेल्प ले सकते हो। स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, कॉन्जुगेट पॉइंट्स, फिर आपका सेक्शन फॉर्म, ये लाइन के 6 फॉर्म्स हैं, पैरामेट्रिक, इक्वली इंक्लाइन फॉर्म, एंगल बाइसेक्टर, फैमिली ऑफ लाइंस, ये सब ऐसे नाम लिखो अभी इसी 10 दिनों में। सेम थिंग यू शुड डू इन ऑल अदर 2 सब्जेक्ट्स ऑल्सो। व्हाट विल हेल्प, हाउ इट विल हेल्प यू? आपको एक चैप्टर पूरा पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? हम लोग क्या करते हैं, पूरा पढ़ के डिसाइड करते हैं अरे इसमें तो आधा नहीं पढ़ना था, तो टाइम तो गया ना भैया। आपको वो इंडेक्स देख के मालूम चल जाएगा कि इसमें कौन से टॉपिक को आपको पढ़ना है। और जब आप टेस्ट लिखने जाओगे तो आपको टेस्ट में जो क्वेश्चन नहीं आएगा ना, यू विल बी एबल टू फिगर आउट कि ये जो क्वेश्चन है ये इस इंडेक्स में किस टॉपिक पे बिलोंग करता है। आप पूरा, जैसे मुझे याद है कि जो इमेच्योर लोग हैं वो क्या करते हैं, उनको मान लीजिए स्ट्रेट लाइन का एक क्वेश्चन गलत हुआ एग्जाम में, अब वो इतने इमोशनल हो जाएंगे पूरा स्ट्रेट लाइन रिवाइज करेंगे। उसकी जरूरत नहीं है, और आने वाले टाइम में आपके पास टाइम भी नहीं होगा। तो आप ये इंडेक्स बनाओगे तो इट विल हेल्प यू टू फिगर आउट कि मुझे इसमें प्रॉब्लम है, ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व करना है, वो वाला पार्ट रिवाइज कर लो अच्छे से, या उस पर कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो। तो दैट इज व्हाट यू हैव टू डू इन द नेक्स्ट 10 days व्हाइल रिवीजन। रिवीजन के साथ साथ ये करो, और एक बार बना लोगे तो अच्छा रहेगा। और इन 8-9 दिनों में आपको 4-5 जो भूलने वाले चैप्टर्स हैं, साहिला, आई होप यू रिमेंबर दिस, आई होप यू डोंट रिमेंबर दिस। कोनिक सेक्शन, टैंजेंट, नॉर्मल, पीटीआर, याद है सब लोगों को? बी ऑनेस्ट और बी इंडियन। यस सर। कोनिक सेक्शन के फॉर्मूलेस बहुत, मतलब कोनिक सेक्शन के लिए तो मैं बोलूंगा कि भाई साहब ये बहुत बेवफा है, शाम को पढ़ो सुबह सब सफा है। तो इसको अच्छा करने का एक ही तरीका है कि आप अपने मोबाइल में 2-2 मिनट में रिकॉर्ड कर लो। 2 मिनट में ही रिकॉर्ड होना चाहिए। अगर बहुत लंबा टाइम गया तो आप इसको सुनने वाले नहीं है। टैंजेंट, नॉर्मल, पीटीआर, रॉकेट की स्पीड से रिकॉर्ड कर लो। और दूसरा चैप्टर है वेक्टर 3D, और तीसरा है एसओटी।
कोनिक सेक्शन, वेक्टर 3D, एसओटी, ये बड़े मनहूस चैप्टर हैं। इनमें मतलब इतने फॉर्मूलेज हैं कि वी डोंट नो व्हाट वी डोंट नो, तो हमें लगता है कि एग्जाम में हम इसको छोड़ के आएंगे, तो बड़ा सेगमेंट छूट जाएगा आपसे। तो आप इन 8 दिनों में ये भी इंश्योर करो कि ये आपके पास रिकॉर्डेड है। व्हाई आई एम सेइंग दिस, ये जो 8 दिन में आप रिवीजन करोगे और ये लिस्ट बनाओगे, इट विल हेल्प यू टू रिवाइज द थिंग्स 1 डे बिफोर एग्जाम। नहीं तो एग्जाम्स के एक दिन पहले आपको 90 चैप्टर्स रिकैप करना इम्पॉसिबल है, यू कैन नॉट डू इट। तो आपके पास जो हाईलाइटेड पार्ट है ना, जैसे अगर आप किसी टूर पे जाते हो घूमने के लिए, तो आपका 10 दिन पहले का जो प्रिपरेशन होता है, कपड़े खरीदने हैं, साफ होने चाहिए, जूते अपने होने चाहिए, ये प्रिपरेशन 5 दिन पहले नहीं रहता है। 5 दिन पहले आप सब सूट से निकालते हो, उसमें कपड़े भरते हो। 2 दिन पहले ये प्रिपरेशन नहीं होती है। 2 दिन पहले यू जस्ट इंश्योर कि लास्ट वाली चीजें आ जाए उसमें। 2 घंटे पहले यू विल चेक कि टिकट आपके पास है, चाबी आपके पास है घर का, अगर घर आपका है तो, राइट। मतलब 2 चीजें आप इंश्योर करोगे लास्ट मोमेंट का चेकलिस्ट। तो जो 10 दिन पहले का चेकलिस्ट है और जो 2 घंटे पहले का चेकलिस्ट है, दे आर डिफरेंट बिकॉज आपने ऑर्गेनाइज किया है। अगर आप ऑर्गेनाइज नहीं हो तो आप 10 दिन पहले जो चेकलिस्ट बनाया था वो 2 घंटे पहले भी आपका चेकलिस्ट में आएगा। जैसे मेरी वाइफ है, पूरी पैकिंग होने के बाद, बता मत देना लड़के, पूरी पैकिंग होने के बाद वो पूरा सूटकेस फिर से खोलती है लास्ट पॉइंट पे 2 घंटे पहले, चेक करने के लिए उसने रखा है कि नहीं रखा है। तो अगर आपके पास एक हाईलाइटेड चेकलिस्ट नहीं होगा कि आपको ऐसे चेक इट करना है, तो आपके लिए प्रॉब्लम है। भाई साहब जो मैंने एग्जांपल बताया, मेरी वाइफ ऐसा बिल्कुल नहीं, शी इज वेरी ऑर्गेनाइज्ड। तो मतलब समझ गया ना, घर से ही बात कर रहा हूँ। तो ये आपको करना है। ये जो लास्ट 2 घंटे का या लास्ट डे का चेकलिस्ट है, वो ही मैं बता रहा हूँ, ये शॉर्ट नोट्स है या जो इंडेक्स है और ये जो रिकॉर्डिंग है। अदरवाइज एग्जाम्स के एक दिन पहले आप घनघोर तरीके से हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। मुझे याद है, मैं उस बच्चे का नाम ले सकता हूँ, उसका नाम है ओम कोटवाल। अभी वो आईआईटी चेन्नई में है। और मुझे याद है कि उसका कल एग्जाम है आईआईटी का। रात को 12:30 बजे ही कॉल्ड मी कि सर मतलब मेरे कुछ याद नहीं आ रहा है, मैं सब भूल गया हूँ। मतलब ही वॉज ऑलमोस्ट क्राइंग, ऑलमोस्ट नहीं, ही वॉज क्राइंग एक्चुअली। तो मुझे पता था कि बच्चे को मैंने पढ़ाया, तो मुझे पता था कि वो यतिन दांडी वाले बैच में था, AIR 135 वाले बैच में, अरिजीत वाले बैच में था वो। तो मुझे पता था कि बच्चा तो बहुत होशियार है, इसको क्या तकलीफ है। तो मैं उससे आधे घंटे मैंने खाली यही बताया जो जो उसे आता था, ऐसे ही कि y = x + a/m, ये a/m जो है पैराबोला का टैंजेंट होने पर आता है। T1 T2 -1 कब होता है, T1 क्यूब × T2 -1 कब। खाली ऐसे बड़बड़ कर रहा हूँ, आई एम नॉट आस्किंग हिम, आई एम नॉट बॉदरिंग वेदर ही इज लिसनिंग मी और नॉट। आधे घंटे बाद उसने कहा हाँ सब याद है मेरे को। और नेक्स्ट डे एग्जाम, मतलब 9 बजे एग्जाम है उसका। उसका कुछ 1009 रैंक आया था, इज इन IIT चेन्नई। तो आई एम सेइंग ना, अगर मैं उसको, मेरे दिमाग में तो गुस्सा भी आ सकता था कि नालायक, 12:30 बजे तू मुझे फोन कर रहा है, तेरा 9 बजे एग्जाम है, बकवास, 2 घंटे पहले तेरे को ऑल द बेस्ट मैंने बोला है, ये क्या बदतमीजी है। मैं ऐसे भी बोल सकता था, बट मुझे पता था कि उसका प्रॉब्लम सब्जेक्ट नॉलेज नहीं है। ही हैज बिकम हनुमान नाउ, ही डजंट नो व्हाट ही नोज। तो उसको खाली हाईलाइट करो। तो ये हाईलाइटर सबके साथ रात को 12:30 बजे कोई कॉल करके ऐसा करेगा और सामने वाला पॉजिटिवली उसको रिप्लाई करेगा, ऑनेस्टली आंसर है नो। इतने लोग नहीं मिलेंगे आपको। तो उसका सबसे बढ़िया तरीका है कि आप ये जो शॉर्ट नोट्स जिसको बोल रहा हूं मैं, ये शॉर्ट नोट्स, इंडेक्स और ये 3-4 चैप्टर्स जो भूलने वाले हैं, इनको ठीक करो। एंड ये हो गया नेक्स्ट 10 डेज का टास्क। इसीलिए हम लोग इस वीक में देखो पूरा रिवीजन कर रहे हैं ताकि कुछ भी रह ना जाए। एंड 1 मार्च से अगर नोटिफिकेशन नहीं आया है तो 2 कैटेगरी मैंने बना ही दिया है। 1 मार्च से यू बोथ शुड राइट टेस्ट। जो those who are looking for exclusively mains, they will be writing mains के old papers. First you finish the entire PYQ, मतलब सारे पेपर्स को करो, 2013 से स्टार्ट करो, 13, 14, 15, 16 सब पेपर एक लाइन से लिखो। और उसका एक यू मेंटेन अ रजिस्टर इन विच यू आर लॉगिंग,
you're pointing out ki which question you missed out or which question went wrong in exams. Just name them and उसको index से match करो कि ये वाला आप after writing 2-3 papers you will come to know कि एक ही चीज बार बार गलत हो रही है, या कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक है जो एग्जाम में आपको तंग कर रहा है, जिसका टाइम ज्यादा लग रहा है. एंड while writing paper from 1st March, you have to ensure that you are attempting 100%. There is no point by attempting 50% and finding all these mistakes. आपको mistakes करो, जो मर्जी करो, लेकिन attempt should be 100%. Whether you score 0 or -10, it doesn't matter. ये नेट प्रैक्टिस है, इसके मार्क्स बिल्कुल रिफ्लेक्ट नहीं करते कि आपके एक्चुअल एग्जाम में मार्क्स क्या होंगे. मैं एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ. लास्ट ईयर मेरा एक बहुत फेवरेट शिष्य है, उसका नाम है यश पंडित. यश पंडित का एग्जाम्स के 2 दिन पहले टेस्ट हुआ था, उसमें 37-38 मार्क्स आया था टोटल इन ऑल 3 सब्जेक्ट्स. इन एक्चुअल एग्जाम ही स्कोर्ड 180+. तो आई एम सेइंग ना, जो आप नेट प्रैक्टिस में करते हो, जो एक्चुअल एग्जाम होता है, दोनों कंप्लीटली डिफरेंट है. तो अगर आपका नेट प्रैक्टिस में 0 मार्क्स आता है, -10 मार्क्स आता है, आपको डरना नहीं चाहिए. ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे हाथ से गया ये. योर आइडिया शुड बी कि आई विल बी able to read all question in actual exams. That is my idea to practice this paper. That is only, आपका प्लान जो है उस पेपर को लिखने का सिर्फ इतना ही है, आप इतने पेपर लिख लो ताकि आपको 30 के 30 क्वेश्चंस पढ़ना आ जाए, 25 जो भी नंबर है. एंड एग्जाम्स में आपका क्वेश्चन इसलिए नहीं छूटे कि आपने अपने आप को इस रूप में ट्रेन नहीं किया है. You have to train yourself to read all question in exams. That is the net practice you are doing at here. So जितने भी लोग घर में पेपर लिख रहे हैं, उनको मार्क्स वाला चश्मा हटा करके ये सोचना है, सबसे पहले ये सोचना है. तो धीरे धीरे आपका मार्क्स इज द बाई प्रोडक्ट, वो धीरे धीरे अपने आप आ जाएगा. क्या होता है कई बार कि आपने 12-15 क्वेश्चन पढ़ने की आदत डाली है, एग्जाम में पता लगा कि वो 12-15 से ज्यादा इजी क्वेश्चन आए थे जो आजू बाजू कहीं पढ़े. तो जो बच्चा ज्यादा होशियार था इस पार्ट में, उसने वो आसान क्वेश्चन ग्रैब करके आपसे ज्यादा मार्क्स लाया. आप अच्छे बच्चे थे पढ़ने में, फिर भी उससे पीछे रह गए. तो एग्जामिनेशन भैया एक आर्ट है जिसमें इफिशिएंसी और एक्यूरेसी का झगड़ा है, राइट. तो पहले आपको ये एफिशिएंट बनाना है कि आई एम एबल टू रीड ऑल क्वेश्चंस, देन यू चेक फॉर द एक्यूरेसी. यू हैव इनफ टाइम, डोंट गेट पैनिक. आपका एग्जाम वैसे भी अप्रैल के 10 के बाद ही होने वाला है प्रोबेबली. तो आपके पास पेपर लिखने के लिए ऑलमोस्ट 40 डेज मिलेगा. 40 डेज में यू कैन सॉल्व एटलीस्ट 40 पेपर्स. तो एटलीस्ट 40 टाइम्स यू विल बी एबल टू रिव्यू इट कि एम आई एबल टू सॉल्व ऑल 75 और 90 क्वेश्चन इन 3 hours और नॉट. एंड इसको थोड़ा और प्रिसाइज करने के लिए आई वुड रिकमेंड कि यू शुड इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग 90 क्वेश्चन इन 3 hours, यू शुड सॉल्व 30 in 1 hour. Reason, I know chemistry sometimes takes little lesser time than maths and physics. So in exam, you will have a 15-20 minutes ka buffer from chemistry, which you can utilize in physics and maths. But this is the extra perks you will get in exams. Why you should practice at home? So you practice 1 hour. If you are able to do chemistry in 40 minutes, enjoy rest 20 minutes at home. But do not use this here. मतलब आप अगर आपको दिल है कि मानता नहीं तो आप 50-50 कर लो. 3 दिन ऐसा लिखो 90 क्वेश्चन 3 hours और 3 दिन ऐसा लिखो 1-1-1. तो यू विल बी एबल टू सी कि हाउ मच टाइम यू आर टेकिंग इन फिजिक्स. हाँ जी सर, पर पेपर तो ऑनलाइन लिखते हैं ना अभी. हाँ जी. तो उसमें से 1 hour में पेपर नहीं ना होते. Why I am saying that ना कि in exams your practice जो 20 मिनट 25 मिनट मिलता है आपको यहाँ पर, अगर एग्जाम में नहीं मिला, मान लीजिए केमिस्ट्री इज आल्सो टेकिंग 1 hour, देन आपका ये प्लान तो फेल हो जाएगा. तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट. सो 1st March से विल बी राइटिंग डेली 1 पेपर. एंड सिर्फ पेपर लिखेंगे नहीं अदिति, हम लोगों ने अभी तक मेंस के बहुत सारे पेपर्स लिखे हैं. तो दिस इज द टाइम टू रिव्यू दोज पेपर्स. तो जिन लोगों ने अभी तक पेपर्स लिखे हैं, उस पेपर में उनके हर एक पेपर में 2-4 गलतियां हुई होंगी. इट मे बी मोर देन दैट. तो अगर उन गलतियों को आपने फिर से आइडेंटिफाई करके हाईलाइट करके रिपेयर नहीं किया, तो दे आर एज गुड एज यू हैव नॉट रिटन एनी पेपर. ठीक है. तो 1st March से जो पेपर लिखेंगे वो आइडिया होगा कि हमारा 100% अटेम्प्ट होना चाहिए.
सही गलत छोड़ दो कितना होगा। दूसरा, 1 मार्च से हम आइडेंटिफाई करेंगे जितने पेपर, जैसे एक एक साल का पेपर ले लेंगे, एक वीक में 2018 का पेपर ले लो, ऑफलाइन ऑनलाइन सारे, वो 4-5 पेपर्स हैं उनको उठाओ, तीनों सब्जेक्ट में अच्छे से देखो कि जब हम पेपर सॉल्व करे थे, और ये यू मस्ट हैव दिस रिकॉर्ड। मतलब मैंने तो आप लोगों को कहा था, बहुत सारे लोगों ने किया भी था, कि यू हैव दिस रिकॉर्ड कि 18 का पेपर हमने सॉल्व किया था, तुम्हारा क्या मैथ्स में, क्या फिजिक्स में, क्या केमिस्ट्री में गड़बड़ हुआ था। तो पेपर पूरा देखना है, और वो जो गड़बड़ वाला पार्ट है उसके लिए हमने क्या किया था, क्या रिपेयर वर्क किया था, वो देखना है, सो दैट वो क्वेश्चंस दोबारा गड़बड़ ना हो। अदरवाइज जो क्वेश्चन हमें पहली बार नहीं आया था वो अभी भी नहीं आएगा। समझ में आ गया गाइस सबको? हाँ सर। तो ये है अपना प्लान, और हम ये प्लान को बार बार हाईलाइट करते रहेंगे, बिकॉज ऐसा नहीं कि अगले 40 दिन 50 दिन तक यही प्लान चलेगा, बीच बीच में वी विल चेंज इट अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन। एंड सबको कॉमनली पढ़ाई करना है। अगले 8 दिनों में अगर किसी को प्रैक्टिस करने का कुछ मन करता है तो दे शुड प्रैक्टिस आर्काइव्स, मतलब पुराने जेई मेंस के और एडवांस के क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू 96 प्लस 96 माइनस वाले। सो सी यू टुमारो अगेन। और हम लोग इस प्लान को फिर से रिव्यू करेंगे 8 दिन 10 दिन बाद, लाइक 1 मार्च के बाद, एंड विल टॉक अगेन ऑन दिस। ठीक है, चलो बाय बाय सर बस सर।